गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो लास्ट क्लास में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है वो पढ़ाया था, करंट ड्रिफ्ट पढ़ाया था। आज हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट इसमें बात करने वाले हैं। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ठीक। दूसरा बात करने वाले हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा। मतलब पूरा करंट का मैकेनिज्म आज समझाने वाले हैं कि करंट आखिर फ्लो कैसे करता है अक्रॉस दी कंडक्टर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जेईई और नीट का प्रॉपर कंटेंट आपको मिलता रहे। जो आपका चैप्टर छूटा हुआ है आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारी चीज़ें देख सकते हो, जो जो चैप्टर प्लेलिस्ट में हैं, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट विथ मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। एक्चुअली जो कंडक्टर होता है उसमें, और जैसा कि आप जानते हो कि कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या यूँ कहें ये आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये घूमते रहते हैं, फ्री होते हैं। तो अगर इनके क्रॉस अगर आपने बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, बैटरी आपने लगा दी। जैसे ही बैटरी लगाया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया कंडक्टर के, पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके क्रॉस डेवलप हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव डेवलप हो गया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डेवलप हो गया। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या जानते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ध्यान समझिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली E इंटू क्यू लगता है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फोर्स लगेगा, अपोजिट लगेगा। मतलब सारे जो आपके पास नेगेटिव चार्ज कैरियर है वो E इंटू ई इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, हो कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पे जैसे ही पोटेंशियल बैटरी के क्रॉस डेवलप किया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लगे और ये एज्यूम किया जाने लगा कि एक्चुअली में इसमें कोलिजन होता है, रैंडम वाइब्रेशंस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम वाइब्रेट करते हैं, ये आपस में ऐसे ब्राउनियन मोशन एक तरीके से करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। बेसिकली जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेंगे सारे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इस साइड होगा। तो जो करंट फ्लो होती है अक्रॉस द कंडक्टर वो आई करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट आई ऐसे फ्लो होना चालू हो गया। एक्चुअली में जो आपके पास चार्ज होता है, बेसिकली मैं करंट का एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूं, तो मतलब ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं, मैं एक एज्यूम करता हूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज ये ए है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आप जो देख रहे हो ये कंडक्टर, इट इज हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर है ये बेसिकली एक। तो सारे इलेक्ट्रॉन, और कुछ कुछ एजम्पशंस मानते हैं, वो एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सेम वेलोसिटी। मूविंग विथ सेम वेलोसिटी मतलब उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी लिख लें, इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
in external applied electric field, in external applied electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये सर एवरेज वेलोसिटी होता है एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसको भी निकालेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यह हम आगे बात करेंगे। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वीडी से चल रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से? वीडी वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो मान ले कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट ऐसे चलेगा, ये तो कन्फर्म है। मतलब कि यहां से यहां तक अगर मान ले dt टाइम जो है इलेक्ट्रॉन चला है dt टाइम में यहां से यहां तक, तो ये बेसिकली अगर dt टाइम में चला है तो बेसिकली चार्ज मैं अगर निकालूं, क्या निकालूं? चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। Q इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी N इज ये नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक। ये N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे N इज नंबर ऑफ चार्ज, वो भी नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना यूनिट वॉल्यूम ये है भाई? ये कैसे वॉल्यूम निकालोगे? तो सर एरिया मुझे पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पता है, ये इनटू ये जो दूरी है यही वॉल्यूम होगा। दूरी अगर मान लो सपोज ds दूरी ले लिया तो एरिया इंटू ds ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली dt टाइम जो है आपके पास समय बराबर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बेसिकली जो स्पीड होता है vd दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, dt टाइम है। तो बेसिकली l की वैल्यू vd इंटू dt हो जाएगा। ऐसे लिखे l इक्वल टू vd इंटू dt, vd इंटू dt। अब यहां पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे दिया है नंबर ऑफ चार्ज, वो भी फ्री चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को फ्री चार्ज पार्टिकल, ठीक। अब यहां पे n की तो वैल्यू n इंटू पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है? तो यूनिट वॉल्यूम अगर ये टोटल वॉल्यूम कितना है? अगर मान लो कि यहां से सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रॉस होना चालू हुए भाई, ऐसे क्रॉस होना चालू हुए ऐसे, तो जितने कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम क्रॉस कर रहा है? तो सर एरिया इंटू लेंथ, लेंथ की वैल्यू vd इंटू dt, dt टाइम में इतना जो है नंबर ऑफ चार्ज जो है क्रॉस कर रहे हैं इस वाले क्रॉस सेक्शन को, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय e, ठीक। अब बेसिकली q की वैल्यू क्या आ गई? NEA vd इंटू dt टाइम में। ये कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है? dt टाइम में। तो सर ये छोटा सा dq आया है, क्या आया है? छोटा सा dq। अब मुझे करंट चाहिए था, क्या चाहिए? करंट। कि साहब इतने अगर चार्जेस क्रॉस किए हैं तो करंट आगे कितना गई है? दिस इज नथिंग बट I इज इक्वल टू, आपने पढ़ा dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq की वैल्यू आपको पता है क्या? NEA vd इंटू dt डिवाइडेड बाई dt, dt ने dt को मार दिया तो I की वैल्यू क्या आ गई? जो इसमें करंट कंस्टिट्यूट हो रही है उस I की वैल्यू क्या आई? NEA vd। क्या आया? NEA vd। सो दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing due to
एक्सटर्नल बैटरी, अगर वोल्टेज सोर्स यहाँ पे बैटरी अक्रॉस दी कंडक्टर है तो इतना अमाउंट जो है करंट फ्लो करेगी अक्रॉस दी कंडक्टर। अब हम बात करते हैं आपके पास अगर मान लें कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली एवरेज वेलोसिटी, आपके पास क्या है एवरेज वेलोसिटी। मान लें कि I इक्वल टू NEAVD आपने डिराइव कर दिया। एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज्यूम किए रैंडम मोशन करते हैं, जबकि ये रैंडम मोशन करते नहीं। इनका इस तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया यहाँ पे ये फिर टकराया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराया, फिर यहाँ पे ऐसे टकराया। बेसिकली कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और उनका इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिला, इस तरीके से कोलाइड हो रहे हैं, आपस में कोलिजन हो रहा है। तो उनका एक नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लो कि फाइनल यहाँ पे आया, जिसको बोलते हैं यहाँ पे मीन फ्री पाथ, लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनका मीन निकाला तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर ये वीडी वेलोसिटी चल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, एक्चुअल में क्या है कि मान लो कि ये आपके पास कंडक्टर है, जैसे यहाँ पे कंडक्टर, ये आपके पास कंडक्टर है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन का जो नेट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में, अगर ये मान लो कि बैटरी आपने लगा दी और बैटरी आपने लगाई, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, लैम्डा इसका फाइनल डिस्प्लेस मीन फ्री पाथ हो गया। ये इतना डिस्प्लेस हुआ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली अगर इतना डिस्प्लेस हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हमने माना था इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, तो बेसिकली क्या हुआ कि एस वाई बराबर आपने पढ़ा यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान समझना, बेसिकली ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में लगी थी। एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी जैसे ही लगाया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इलेक्ट्रॉन की, बेसिकली इनका जो एवरेज समेशन आता है, इस जो इनिशियल वेलोसिटी का जो एवरेज सम आता है वो क्या है, जीरो। वो क्या है, जीरो। अब यहाँ पे हाफ ए एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फोर्स E बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर मैं कहूँ कि कितना एक्सेलरेशन होगा, तो आप कहोगे Fe डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E। मैंने बोला ठीक है, ये Fe E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई me। सो दिस इज एक्सेलरेशन गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैल्यू रखें। अच्छा, यहाँ पे मान लो कि रिलैक्सेशन टाइम, कंजिक्यूटिव कोलिजन में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम बिटवीन, एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक कोलिजन की बात नहीं, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ध्यान से समझना, एवरेज टाइम या मीन टाइम बोलते हैं। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 10 जगह टकराया और इसका एवरेज जो है हमारे पास टाउ आया, तो यहाँ पे ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, टाउ। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ क्या लिखे, ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर। सर ये वैल्यू ठीक है, यहाँ पे आपने बैटरी लगाई थी, सब कुछ अरेंजमेंट था सर। तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आई डेट इज 1/2 छोटा ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर। आपके पास ये रिलैक्सेशन टाइम आया। क्या आया, रिलैक्सेशन टाइम। एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम आ गया तो आप ये भी बता सकते हो वीडी की वैल्यू, वीडी की वैल्यू बता सकते हो। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहो कि कितने वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कितना दूरी चला डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। ये भी एवरेज है भाई, एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ भी
वैल्यू क्या है, लैम्डा डी, लैम्डा की वैल्यू आपने निकाला है क्या, 1/2 छोटा ई बड़ा ई बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ, टाउ ने टाउ को मार दिया, वी डी की वैल्यू आ गई हाफ ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ये आपके पास वी डी आ गया। अब भाई आपने पढ़ा है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, पढ़ा है ना, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि आपने जो करंट चला अक्रॉस द कंडक्टर वो तो निकाल लिया है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास ये आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे वैल्यू रख दे एन ई ए, वी डी के जगह पे 1/2 छोटा ई बड़ा ई बाई एम इंटू टाउ, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या हो गया एन ई स्क्वायर, यहाँ पे आई आपके पास आ गया एन ई स्क्वायर ए इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई 2m, ये आपके पास आई आ गया। अगर आप ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करें तो एक्चुअली में ये v और e में रिलेशन होता है e बराबर v बाई एल, e बराबर v बाई एल सर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दे एन ई स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे v बाई एल इंटू टाउ डिवाइडेड बाई 2m, ई के जगह पे सिर्फ v बाई एल लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो भी आप जितने दूरी के लिए लिखना चाह रहे हैं। ये आपके पास करंट आई आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास करंट आई, दिस इज इक्वल टू आई। तो अब हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या कहते, द करंट फ्लोइंग across the conductor is directly proportional to applied voltage provided, याद रखना, provided physical quantities like temperature, density and pressure should be constant, ठीक। इसका मतलब क्या है, ओम्स लॉ क्या आपने तो पढ़ लिया, v इक्वल टू आई आर। भाई साहब ये एक्चुअली में जो आई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, या v इक्वल टू आई इंटू आर है, v इक्वल टू आई आर, या हम यूं बोल सकते हैं जो आपके पास आर है दैट इज v डिवाइडेड बाई आई। तो v अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई आई, आई के बारे में आपके पास पूरा आया है एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू वी, यहाँ पे 2ml, यस v ने v को मार दिया। तो आपके पास जो r की वैल्यू आया, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आया, किसकी, रेजिस्टेंस की, किसकी आई वैल्यू, रेजिस्टेंस की, वो क्या आया 2ml अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए। बेसिकली है क्या चीज, 2m अपान एन ई स्क्वायर टाउ, यहाँ पे l अपान ए। ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। चाहे हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की या मास ऑफ जो भी चार्ज की इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, तो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल,
नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं किसी एक मटेरियल के लिए। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोलिजन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोलिजन विल वेरी फास्ट, और कोलिजन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फास्ट होगा, उतना रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, टाउ जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। मतलब ये एक बात तो तय है, एक बात तो तय है फॉर कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की बात करें, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, क्योंकि कोलिजन विल टेक्स वेरी फास्ट, कोलिजन टाइम विल रिड्यूसेस, कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, यही तो रिलैक्सेशन टाइम है। RELAXA, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या होगा, कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा, आर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस फार्मूले से, कॉन्सेप्ट से ये समझ में आ रही है, तो पूरा सर कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, ध्यान समझिएगा, रजिस्टिविटी। दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय रो, इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। Resistivity is a material property and it is also a material property even though अगर टेम्परेचर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो इसमें कोई घटेगा ना तो बढ़ेगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी ये क्या है, 2m/n² टाउ। ये आपके पास क्या है, रेजिस्टिविटी। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आया डेट इज ρL/A। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इसका रियल एप्लीकेशन आता है, इसका रियल एप्लीकेशन आता है। कैसे आता है सर, वो बताएंगे कैसे आता है भाई। मतलब ये कंफर्म है कि अब तो करंट फ्लो होने लगी किसी कंडक्टर में, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, रेजिस्टेंस भी आ गया। अब रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में ही होगा मान लो, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रजिस्टर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है रेजिस्टेंस। ये फिक्स रेजिस्टेंस है, ध्यान समझिएगा, दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो भी देख लीजिए। वेरिएबल का मतलब कि आप उसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर, ये है वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है सर, बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ठीक है, ये रेजिस्टिविटी हो गई। रेजिस्टिविटी जो है इसकी यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। क्या, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है OHM, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, ρR/A/L, R/A/L। नीचे थोड़ा लिख दें, R/A/L। R मतलब ओम, ये एरिया है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो इसको बोलते हैं ओम मीटर। क्या बोलते हैं, ओम मीटर। ये आपके पास रेजिस्टिविटी है, क्या है, रेजिस्टिविटी। अब एक एक क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लें इफ़ यू आर इंक्रीजिंग, पहले ऐसा होता था कि आपने ठीक है ये सारी चीज़ें फिक्स कर दिया, ये L हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गई, रेजिस्टेंस फिक्स है सर। अगर लेंथ बढ़ गया तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब लेंथ और एरिया बढ़ा करके हम रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ वी इंक्रीज
if we increase length of a conductor by 10%, find out, determine the change in resistance, determine percentage change in resistance। बढ़िया सर। अब इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे? मान लिया कि सर आपने सब रेजिस्टेंस के बारे में बताया, अब इस फार्मूले को कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे? ठीक है, आपके पास ये कंडक्टर था, बढ़िया कंडक्टर था जिसकी लेंथ थी L1, क्रॉस सेक्शन एरिया था A1, रेडियस थी R1। आपने इसको बढ़ा दिया, कितना परसेंट भाई बढ़ाया? कितना परसेंट बढ़ाया? 10%। तो ये अब कितना हो गया? मान लो कि सर लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से क्या हुआ? जो मोटा था वो पतला हो गया। 10% बढ़ा दिया तो L2 की वैल्यू कितना हो गई? 10% बढ़ाने मतलब 1.10 L1 हो गया। ठीक, ये लेंथ तो बढ़ गई। मुझे पता नहीं है कि ये ज़रूर पता है कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया वायर जो है वो पतला हो जाएगा। अगर लेंथ खींच दोगे भाई साहब तो ये वायर क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो रेडियस R2 हो गई। क्या हो गई? R2। इसका क्या हो गया? रेडियस R2 हो गया सर। लेकिन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, चाहे इसका जो वॉल्यूम अभी है वही वॉल्यूम इसका है, क्योंकि वॉल्यूम कहीं मास तो गया नहीं उड़ के, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे इस पार्ट की बात कर लो चाहे इस पार्ट की बात कर लो, वॉल्यूम तो सर इक्वल ही रहने वाला है। इसका मतलब कि A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2। इसका मतलब पाई R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2। ओके, पाई ने पाई को मार दिया। यहां से एक बात दिख रही है मुझे, L1 अपान L2 बराबर R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं, मतलब इसमें कोई संकोच नहीं है। ठीक है सर, मतलब लेंथ और रेडियस के फॉर्मेट में हम चीज़ें अब दे सकते हैं। पहले मान लें कि रेजिस्टेंस सर R था, R1 की जो वैल्यू थी वो R थी। अब R2 क्या होगा ये निकालना है। तो एक बात बताओ, R1 बाई R2 बराबर, रो तो सर सेम है, ये भी मटेरियल वही है, ये भी खींचने से थोड़ी बढ़ जाएगा रेजिस्टिविटी, मटेरियल प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे L1 बाई A1 डिवाइडेड बाई रो L2 बाई A2 सर। रो ने रो को मार दिया, L1 अपान L2 मल्टीप्लाइड बाई A2 बाई A1 सर। ये R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2। अब ये पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। चले भाई, क्वेश्चन समझ लिया है ना? रफ कर दूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं? चले 10% बढ़ा रहा हूँ। कितना परसेंट? 10%। बढ़िया। यहाँ पे R1 बाई R2 के जगह पे R1 बाई R2 बराबर L1 अपान L2 एरिया पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R1 स्क्वायर। पाई ने पाई को मार दिया, L1 अपान L2 R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। ध्यान समझना, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर जगह क्या लिख सकता हूँ? L1 बाई L2। तो L1 अपान L2, इसका मतलब L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर। भाई साहब L1 की वैल्यू है कितनी? L1 तो सर L1 स्क्वायर है सर। L2 की जगह क्या लिख दूँ? 1.10 L1 का होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ गई? L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.21 L1 स्क्वायर। L1 स्क्वायर ने L1 स्क्वायर को मार दिया तो आपके पास क्या आया? R1 बाई R2 बराबर 1.21, या R2 इक्वल टू 1.21 R1।
अब R1 की वैल्यू क्या माना है आपने, R माना है, तो ये वैल्यू क्या हो गया 1.21 R। लेकिन आपसे क्या पूछा था, परसेंटेज चेंज पूछा था। क्या पूछा था सर, परसेंटेज चेंज पूछा था। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे भाई, परसेंटेज किसी भी चीज में चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज मतलब R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू 100 ये परसेंटेज चेंज है। पहले कितना था, अभी कितना है, दोनों में चेंज डिवाइडेड बाय पहले कितना था। जैसे मान लो अभी मैं 5 मीटर का हूँ, कल 6 मीटर का हो गया, मान लो ऐसा कंडीशन। अभी 5 मीटर का हूँ, कल को 6 मीटर हो गया। तो मैं बोल रहा कि मेरी लंबाई में कितना परसेंट का चेंज आया, तो आप क्या बताओगे, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 इतना परसेंट का चेंज आया। वैसे यहाँ पे भी है, पहले R1 था, बाद में R2 हो गया, तो R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100। R2 की वैल्यू कितनी है 1.21 R माइनस R1 की वैल्यू R डिवाइडेड बाई R इंटू 100। तो वैल्यू कितना आई, R कॉमन ले लो, ये माइनस कर दो, 21%। 21% आपके पास आंसर आ गया। 21% का चेंज हुआ, कितना 21% का चेंज हुआ। तो ये तो एक कहानी रही, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब आप ठीक है कि आपने लेंथ बढ़ाया सर तो रेजिस्टेंस में चेंज आया। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करे, भाई जरूरी थोड़ी अभी लेंथ बढ़ा रहे हो बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओ, क्रॉस सेक्शन एरिया घटाओ, लेंथ घटाओ, तो इन सारे चीज़ों में आपके रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा। किस में वेरिएशन होगा, रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा। तो अब जो नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं उसमें अपन रेजिस्टेंस में डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस में कैसे वेरिएशन होता है, क्या लेंथ बढ़ाने पे ही लेंथ भी बढ़ाऊंगा, एरिया भी बढ़ाऊंगा, एरिया घटाऊंगा भी, तो इन सब चीज़ों का वेरिएशन रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या कैसे बढ़ेगा, ठीक कितने टेम्परेचर क्या रेजिस्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।